मेडिकल साइंस में अभी भी एक बीमारी ऐसी है जो इतनी तरक्की होने के बाद भी डॉक्टर्स के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसकी अर्ली डायग्नोसिस, इसका ट्रीटमेंट, इसकी पेशेंट केयर अभी भी इतने समय के बाद इस स्टेज में नहीं है कि हम कह सकें कि मरीज को हम जल्दी या तो ढूंढ उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। बीमारी का नाम है कैंसर। और अचानक से पता नहीं खाने पीने का अंतर है या किसका है कि हमारे आसपास इस तरह के मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पंजाब में तो एक कैंसर बेल्ट है और एक ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन है, क्योंकि वो मरीजों को पंजाब से बीकानेर मेडिकल कॉलेज ले जाती है। तो इस तरीके के कैंसर बेल्ट और कैंसर पैचेस तो ऑल इंडिया लगभग हर जगह कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहे हैं। तो आज की कहानी एक बदनसीब पिता की है जिसने अपने बेटे को खोया, और इतने कम समय में खोया कि वो समझ ही नहीं पाया कि ये अचानक से भगवान ने उसको जो सब कुछ दिया था कैसे छीन लिया। तो उस पिता का नाम मान लेते हैं कि था संतोष। फौजी आदमी, आर्मी से रिटायर्ड, अपना गांव में खेतीबाड़ी करने वाला, और ये सोच के खुश था कि उसके सब लड़के बच्चे, सबकी शादी होगी, सबका परिवार है, सब अच्छा कर रहे थे। गांव में अच्छा खासा ज़मीन जायदाद था और बच्चे भी सेटल्ड थे, तो रुतबा था। और भगवान के लिए बहुत शुक्रगुजार था वो कि आपने मुझे इतना सब दिया। एक दिन उसके बेटे ने खाते खाते शिकायत की कि मुझे खाना निगलने में दिक्कत हो रही है। अब उसका बेटा जो करीब 40-42 साल का था, तो उसको लगा कि कुछ खास नहीं है, जाड़े का मौसम था, हो सकता है खांसी जुकाम बढ़ गया हो और निगलने में जैसे दिक्कत होती है वैसे हो रही होगी। तो वो चीज़ों को उन्होंने उतना सिंसियरली नहीं लिया दोनों लोगों ने। वो लड़का अपनी नौकरी पे जाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो निगलने में होने वाला दर्द था वो बढ़ने लगा, और फिर तो इतना बढ़ गया कि कुछ खा ही नहीं पा रहा था, केवल लिक्विड ही ले सकता था। तब उन्हें चिंता हुई और उन्होंने एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया, और ENT स्पेशलिस्ट ने सारी जांचें करके ये पाया कि ये कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो उसने उन्हें कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाने की सलाह दी। किसान आदमी थे, इतना पैसा था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना अफोर्ड शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बायोप्सी वगैरह ये सब होने में खर्चा था। तो एक सरकारी अस्पताल गए, वहाँ पे डॉक्टर ने उसको जांचें वाँचें लिखी, देखा, और जो है एक बायोप्सी हुई और उसमें कैंसर लिख के आया। कैंसर के शब्द से ही उस लड़के की जान सूख गई। उसके पिता को भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर गलत हो, सरकारी डॉक्टर ने शायद ध्यान से ना देख पाया हो, जल्दी में देखा हो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको प्राइवेट में दिखाएंगे। प्राइवेट में दिल्ली का एक बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर वो लोग गए। वहाँ पर डॉक्टर ने जांचें की और देखा, और ये बताया कि आपका कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में है और इसकी सर्जरी नहीं की जा सकती। फिलहाल जो रास्ता है वो कीमो का और रेडियो का ही है। अब कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे देश में लिमिटेड है और वहाँ पर भी अच्छी खासी वेटिंग है। तो उन्होंने उसको कीमो की डेट दी करीब 1 महीने बाद की। अपने जवान बेटे को अपने सामने इस तरह देख के उसके पिता को लगा कि मैं ऐसे इसको नहीं छोड़ सकता। उसको अभी भी खाना निगलने में दर्द हो रहा था, कीमो का इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था, कब तक करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद भी क्या रिजल्ट होगा, तो कुछ पता नहीं था। वो एम्स दिल्ली भी गए, बट एम्स दिल्ली में भी उनको इसी तरह का जवाब मिला और वेटिंग ज़्यादा थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम घर के पास में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो रिलेटिवली थोड़ा रीजनेबल रेट में कीमोथेरेपी दे रहा था। उन्होंने किसी एजेंट से बात करें, आयुष्मान कार्ड भी बनवाया। आयुष्मान कार्ड से कुछ सहूलियत उनको हुई, और लेकिन शायद होनी को कुछ और मंजूर था, और कीमो स्टार्ट होने के
1.5 से 2 महीने के अंदर उस पिता को अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन देखना पड़ा। उसको खबर आई कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये कहानी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये मरीज समाज के हर तबके से आते हैं। आप खासकर गरीब परिवारों को इसमें बहुत दिक्कत होती है फाइनेंशियली, क्योंकि इसका खर्चा एक्सपोनेंशियली ज़्यादा है। अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो जिस तरह का कैंसर इस मरीज को था, कम से कम 40 से 50 लाख का खर्चा इस मरीज में था, जो लिटरली हमारे देश के 5% लोग ही शायद अफोर्ड कर सकते हैं। अभी भी 95% सरकारी तंत्र पे या उस पर ही निर्भर हैं और संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से सरकारी तंत्र लिमिटेड लोगों को ही सहूलियत दे पा रहा है। फिर उसके अलावा एक ट्रायज भी एक मेडिकल में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रायज का मतलब ये होता है कि डॉक्टर होता है वो डिसाइड कर लेता है कि कौन सा मरीज बहुत ज़्यादा सीरियस है। जैसे कि ये मरीज जो है, जो स्टेज 4 कैंसर पे था, इसमें आप पूरी कोशिश भी कर देंगे सरकारी तंत्र की, एक बेड इसको आप दे देंगे, सारी दवाएं दे देंगे, तो भी इसके 5 ईयर सर्वाइवल जो है वो लेस देन 10% थे। तो कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करने में आपको ट्रायज का भी ध्यान रखना पड़ सकता है, क्योंकि कौन सा पेशेंट, जिस पेशेंट का सर्वाइवल चांसेस जो है मोर देन 80-90% हो गए और उसमें काम करने जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। और सुनने में शायद ये थोड़ा सा रूड लगे, बट ट्रायज बनाया ही इसीलिए गया है। ये बेसिकली एक आर्मी कंसेप्ट था। जब फौज में वॉर में सिपाही घायल होते थे तो जो सिपाही जिसमें आप कितना भी एफर्ट डाल लें वो नहीं बच सकता, तो उसको ब्लैक रिबन बांधा जाता था, और ताकि डॉक्टर और नर्सेज उस पर टाइम वेस्ट ना करें और जो बाकी के जो मरीज जिनको बचाया जा सकता था उनको बचाया जाता है। तो मेडिकल में भी ये कंसेप्ट है। हो सकता है इसको साफ साफ कई जगह बोला ना जाता हो, बट इसको प्रैक्टिस किया जाता है। कैंसर पेशेंट में दिक्कत बहुत आती है क्योंकि ज़्यादातर मरीजों में आउटकम नेगेटिव ही आना है। पैलिएटिव केयर ही है, उसकी दर्द को ही कम करना है। तो इस तरीके से कैंसर इंस्टीट्यूट काम करते हैं। खैर, ये कहानी इसमें जो सीखने वाली बात है वो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि कैंसर जो है जब बढ़ना शुरू करता है तो कई कैंसर इतने एग्रेसिव होते हैं कि वो महीने के हिसाब से डबल ट्रिपल हो जाते हैं, ब्लड से फैलने लगते हैं, और जब वो अपने ऑर्गन से निकल के बॉडी के दूसरे अंगों में फैल जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है। तो इस मरीज में जो शुरुआत में उसको निगलने में दिक्कत हो रही थी, यदि उसकी तरफ अच्छे से और जल्दी और सीरियसली ध्यान दिया जाता तो शायद हम ये मरीज न जान गंवाता। शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैंसर है, ये एक खाली थ्योरी है और हो सकता है कि इसका आउटकम तब भी वही रहता, लेकिन परसेंटेज बढ़ जाते हैं उसके सर्वाइवल के, और क्योंकि इस पे आपको बहुत फास्ट एक्ट करना चाहिए। कैंसर पे एक एक दिन सिग्निफिकेंट हो जाता है। और जो बेसिक ट्रीटमेंट है कि अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं, स्टेज 1 और 2 में, तो सर्जरी करके उस ऑर्गन को ज़्यादातर क्लीन कर दिया जाता है, फिर कीमोथेरेपी होती है, फिर रेडियोथेरेपी होती है। इस मरीज में जब भी ये डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा सर्जरी संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गाल, गला, जीभ इतना कुछ इन्वॉल्व हो गया था कि अगर हम सब कुछ काटें इंक्लूडिंग जॉ वगैरह तो इसका डेली रूटीन की लाइफ ही बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और न केवल वो यहाँ फैला, वो पूरी बॉडी में फैल गया। पैट स्कैन भी कराया गया तो कई जगह वो फैल चुका था, तो अब हर जगह को नहीं काटा जा सकता था। अब खाली हमें इसकी परेशानी को, इसके जाने तक कुछ कम करना ही था, और उसमें जो गुंजाइश थी वो कीमो और रेडियो की ही थी। इसकी किस्मत ये ख़राब रही कि न तो इसको एम्स में समय मिल पाया और ना इसको राजीव गांधी या और किसी बड़े इंस्टीट्यूट में मिल पाया, और इसको अपने घर के पास के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इलाज कराना पड़ा, जो शायद इसकी बीमारी जितनी एग्रेसिव थी उतना नहीं हुआ, या बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी थी पहले ही। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये रहा, जो टाइम गैप हो गया उसने इसको रिवर्सिबल डैमेज कर दिया। सेकंड फाइनेंसेस का था। फाइनेंसेस का इसलिए क्योंकि अभी भी हमारे जो
आम इंडियन है वो मेडिकल के लिए कुछ सेविंग अलग से करके नहीं रखता। उसके पास होली, दिवाली, शादी ब्याह, बच्चों की पढ़ाई, सब के लिए खर्चे कहीं ना कहीं वो सेविंग कर रहा है, लेकिन ये नहीं मानता कि यार मुझे कभी कैंसर या हार्ट अटैक या इस तरह की बीमारी हो सकती है तो मैं 10,000 रुपये उसके लिए भी बचा लूँ। और आयुष्मान भारत स्कीम एक अच्छी स्कीम है और ज़्यादातर लोग अभी भी इसमें रजिस्ट्रेशन अपना चेक नहीं करवा रहे हैं, इसका कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो कई बार देर हो जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आयुष्मान भारत है वो 5 लाख तक का है और जो एक्चुअल खर्चा आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में चाहिए जहां आपका कम समय ट्रीटमेंट हो वो 40 से 50 लाख जाएगा। तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम 10 से 20 लाख का तो होना ही चाहिए। अगर आप इस चीज़ को अपने दिमाग में मान के चल रहे हैं कि कैंसर एक रियलिटी है, ये बाई चांस नहीं है, ये किसी की उम्र नहीं देखती, समय नहीं देखती और कुछ कभी भी आ सकता है, तो इतना इंश्योरेंस आपका होना चाहिए कैंसर से लड़ने के लिए। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि इंस्टीट्यूट कौन सा चूज़ करें। हमारे देश में जो कैंसर के सबसे अच्छे और बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनमें से जो टॉप आता है वो टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट बॉम्बे आता है। तो अब बम्बई अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है और कई आदमी वहाँ सीधे नहीं पहुँच पाते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट में वैसे भीड़ बहुत है, फिर भी उनका मैनेजमेंट बहुत बेटर है, कई मरीजों को वहाँ फ़ायदा भी मिलता है ना। तो इस तरह के जब आपके डायग्नोसिस बने कि जब आप स्टेज 3 स्टेज 4 पे हों तो ये टॉप इंस्टीट्यूट ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे एम्स हुआ, पीजीआई हुआ और बम्बई हुआ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीएमसी वेल्लोर हुआ। हो सकता है आपको एक जगह से ना मिले, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, जैसे इस मरीज के साथ था, आपके पास नहीं थे, तो अगर ये बाकी इंस्टीट्यूट में जाता तो कई बार क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट में रिसर्च बहुत होती है तो शायद किसी एक्सपेरिमेंटल थेरेपी में या किसी तरीके से इसका नंबर आ सकता था। तो हालांकि जिस स्टेज पे वो था ये भी एक थ्योरी है, नहीं कह सकते क्या होगा। तो ये 3 बातें इसलिए कैंसर के लिए तो मैं कहूँगा कि आप अगर अपने किसी जो आपके फिजिशियन हैं उनसे भी बात करें और एक कुछ बेसिक स्क्रीनिंग मार्कर भी कई बार होते हैं, फुल बॉडी चेकअप होते हैं जो कराने से कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ सकता है। ज़रूरी नहीं है लेकिन आ सकता है। अगर आप उस चांसेस को 10 से 15% मान रहे हैं तो भी ये सिग्निफिकेंट है। कई सारे कैंसर मार्कर होते हैं, PSA, CA और बाकी। तो यदि आपके अंदर किसी तरीके का सिग्निफिकेंट रिस्क है तो आपका डॉक्टर आपको ये बता सकता है। कई बार बेसिक ब्लड टेस्ट में ही ये चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। तो फुल बॉडी चेकअप 30 की उम्र के बाद एनुअली अगर आप करवाते हैं तो ये आप इन चीज़ों को हो सकता है जल्दी पकड़ लें। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपको आगे इस तरीके का कोई सीन आपके रिलेशन में कहीं आता है तो वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। थैंक यू।